बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। आप सबको पता है कि मैं यूजुअली बहुत लेट व्लॉग नहीं करता अनलेस अनटिल कि कोई हैपनिंग बहुत बड़ी हो जाए या खबर किस तरह की ना हो कि जो आप तक पहुँचाना मकसूद हो और ज़रूरी हो। आज आपको पता है कि तीनों एमओज मिलिट्री डीजी एमओज मिलिट्री ऑपरेशंस हिंदुस्तान के, उन्होंने आज तीनों फोर्सेस के एमओज ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट था, रिसेंट जो डॉग फाइट्स हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जो जंग लगी रही चंद दिन, उस जंग के एंड में क्या हुआ और कौन जीता कौन हारा, उसकी अपनी अपनी तशरीह लिए उनके तीनों ऑफिसर्स ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए। बॉडी लैंग्वेज क्या थी उस पर आगे चल के ज़रा बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर भी अहमद शरीफ साहब DGISPR, औरंगजेब साहब फ्रॉम PAF एंड रब नवाज साहब फ्रॉम नेवी, इन तीनों ने भी अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। की पॉइंट्स क्या थे वो सारे मैंने नोट डाउन कर लिए थे, उनके ज़रा डिटेल में बात करते हैं। लेकिन बिफोर इट के मैं व्लॉग की जानिब डिटेल की जानिब भी आऊँ, एक चीज़ आप यहीं से पिक कर लीजिए कि उन तीनों ऑफिसर्स की, हिंदुस्तान के तीनों ऑफिसर्स की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस हद तक वो सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दे सके, और हमारे तीनों ऑफिसर्स जो हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी और इन्होंने कितने डिटेल्ड और कितने लंबे चौड़े सवालों के जवाब दिए। यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि जीता कौन और हारा कौन। सो लेट्स स्टार्ट विद औरंगजेब साहब। मैं अभी देख रहा था डिजिटल मीडिया, अगर आप लोग ऑब्वियसली तारीफ होंगे, डिजिटल मीडिया जरा सा देखिए तो बहुत सारे लोगों ने तो यहाँ तक लिखा हुआ था कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की औरंगजेब साहब और PAF की वजह से देख रहे हैं। दो वी लव ऑल आवर फोर्सेस, इस जंग में सब फोर्सेस का किरदार है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर लीड PAF ने किया है और उनकी एक्सरसाइज, उनकी कह लीजिए कि ये रिसेंट जो सारी जंग थी उनकी परफॉर्मेंस वाज ब्रिलियंट, जितना कमेंडेबल जॉब दे हैव डन, एंड दैट इज द रीजन कि औरंगजेब साहब और PAF इस टाइम के ऊपर हर टाइमलाइन के ऊपर आपको नजर आ रही है। एनीवेज, औरंगजेब साहब ने आते ही छक्का मारा। जब वो उनकी बारी आई, एयरफोर्स की बारी आई ब्रीफिंग की, तो आते ही उन्होंने छक्का मार दिया और उन्होंने फरमाया कि जनाब एयरफोर्स 6 और इंडियन एयरफोर्स 0। आई थिंक हैव द क्लिप, मैं वो सुनाना भी आपको चाहूँगा। हाँ, मेरे पास क्लिप नहीं पड़ा हुआ है, मैं वो साथ ऑडियो लगाने की कोशिश करता हूँ। लें जी, ये ज़रा सुनिएगा। staff operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. PAF 6 मतलब कि PAF ने 6 तैयारे मार गिराए हिंदुस्तान के और इंडियन एयरफोर्स ने कोई भी तैयारा पाकिस्तान का नहीं गिरा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें 4 तो राफेल हो गए हैं, 3 राफेल, और अब तो हिंदुस्तान ने वो राफेल का मलबा उठाते हुए की फुटेजेस भी आ गई हैं। और फिर वो एयर बेस जो उनकी थी, ब्रह्मोस मिसाइल, जो उनका बड़ा प्राइड है इंडियन आर्मी का, वो जिस डिपो के अंदर पड़े हुए थे जिसके ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया था, उनकी वो तबाही की, वो भी आ गई हुई हैं, उनकी एयर बेसिस की फुटेजेस भी आ गई हैं। अब तो मतलब डॉक्यूमेंटेड है, अब तो तस्वीरों से, वीडियो से साबित किया जा सकता है दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डन टू देम। एट द सेम टाइम जब आप बात करते हो हिंदुस्तानी फोर्सेस की और राफेल की, तो आज हिंदुस्तानी सहाफ़ियों ने सवाल भी पूछे उनके एयर चीफ से और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे फ़ौज के, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि हम हालत जंग में हैं और हालत जंग में नुकसान होते हैं, और अगर मैं आपको राफेल के गिरने के सवाल का टू द पॉइंट जवाब दूं कि हाँ गिरा या नहीं गिरा, तो इसका फिर फ़ायदा दुश्मन यानी कि पाकिस्तान उठा सकता है। सो कंफर्म कर दिया इंडिया ने खुद से भी कि उनके राफेल गिरे हैं, और राफेल एक नहीं गिरा, ऑब्वियसली 4 गिरे हैं। 3 पहले गिरे थे और एक भिंबर में, वो खबर भी रात को, उस दिन कोई रात को बड़ा लेट खबर आई थी, और चौथा राफेल हमने उनका बाद में भिंबर के पास यहाँ से शूट किया था, और वहाँ पे एनीवेज वो फर्दर डिटेल्स को छोड़ते हैं। अब वापस आ जाइए, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। S-400 एक नहीं दो उड़े, 6 तैयारे हमने मार गिराए उनके, और फिर हमने मल्टीपल टाइम उनकी एयर बेसिस के ऊपर अटैक किया और अल्हम्दुलिल्लाह तबाह किया उनको। फर्दर वी डोंट वांट एनी फर्दर एस्केलेशन, और DGISPR इज़ 200% श्योर कि फर्दर कोई भी ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी नहीं होगी एंड एवरीथिंग। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, टेक अवे था इस प्रेशर का, कि जनाब वो हिंदुस्तान ने आज ये पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि पाकिस्तान के DGMO या मिलिट्री ऑपरेशंस के DG जो हैं, उन्होंने रब्ता किया उनके DGMO से कि जी बस वॉर सीज़ फायर जंग बंदी है वो। नो, पाकिस्तान के DGMO ने नहीं किया था, उधर से रब्ता इस्टेब्लिश किया गया था और उसके बाद फर्दर इसके ऊपर काम किया गया था। 2-3 चीज़ें, फिर उसके बाद 1-2 नुक्ते ऐसे हैं कि जिनके ऊपर मुझे ज़रा डिटेल में बात करनी है, वो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। एक तो इंटरनेशनल मीडिया, अल जज़ीरा, कमाल हैदर साहब, पाकिस्तानी मीडिया, बहुत सारा सोशल मीडिया, बहस थी बहुत बड़ी कि क्या पाकिस्तान ने जो चौथा राफेल गिराया उसकी पायलट या उसका पायलट, खातून या मर्द पायलट जो भी थे, क्या वो पाकिस्तान की कस्टडी में है? तो DGISPR ने
पॉइंट ब्लैंक पे रिफ्यूट किया कि नहीं जी पाकिस्तान के पास कोई पायलट नहीं है नहीं है, अल्लाह बेहतर जानता है, बट ही सेड कि हमारे पास कोई पायलट नहीं है, सो विल टेक हिज वर्ड फॉर दैट। आगे चले तो मसला कश्मीर के ऊपर भी बात हुई कि क्या मसला कश्मीर के हल के बगैर अमन मुमकिन है। मैं पहले व्लॉग में भी स्ट्रेटेजिकली आपको साबित कर चुका हूँ कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल। जब तक इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का मसला हल नहीं होता चीज़ें आगे नहीं चल सकती। अब मैं 2 पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ज़रा मैं डिटेल में बात करना चाहूँगा। मैं वो दोनों पॉइंट्स आपको सुनवा भी देता हूँ साथ, कि उनके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ी डिटेल में बात होनी चाहिए और वो हमारे करंट सर्कमस्टांसेस से, करंट सिचुएशन से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हियर वी गो। We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. हम खास तौर पर पाकिस्तान की यूथ के मकरूज़ हैं जो सोशल मीडिया पर फ्रंट लाइन मुजाहिद और साइबर जंगजू बनकर पाकिस्तान के लिए लड़े। DGISPR अहमद शरीफ साहब, डीजी साहब, बाकी सारे देखने वाले भी ऑब्वियसली ये सब तक क्लिप पहुंचा होगा। इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, आपको आने वाले दिनों के अंदर कुछ आइडिया हो जाएगा। मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को, रेगुलर जो सुनते देखते हैं उनको आइडिया हो जाएगा। अल्लाह पाक कौमों की को कभी कभी ऐसे वक्त देता है कि आप बहुत सारे ज़ख्मों के ऊपर मरहम रख सकते हो, गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। कि जंग हमें वो हालात मिले हैं कि जिसमें पूरी की पूरी कौम यकजा है। बदकिस्मती की बात है कि कुछ शरपसंद हमारी सफ़ों के अंदर आज भी मौजूद हैं। अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी, अभी हम उस जंग के मामलात को संभाल रहे थे, वॉरफेयर लड़ रहे थे, जो नौजवान और सहाफ़ी और हमारी जो पूरा पाकिस्तान के लोग हैं। तो उस टाइम के ऊपर कुछ शरपसंद तब भी डिवीजन नफाक की बात कर रहे थे। उनके बारे में आपको अर्ज़ किया कि वो लोग हैं जिनका रोज़गार ही इमरान खान की नफ़रत है और लड़ा कर आगे खुद से वो प्रॉस्पर करते हैं कि इससे आगे कोई मोटिव्स नहीं है, इससे आगे कोई गोल नहीं है, और बहुत शॉर्ट साइटेड और बहुत नेगेटिव किस्म के लोग हैं। इस प्रेशर के अंदर किसी को डिजिटल दहशतगर्द नहीं कहा गया, कोई डिजिटल दहशतगर्द नहीं है। ये वो नौजवान हैं जिनका पाकिस्तान की अफवाज शुक्रिया अदा कर रही हैं। और डीजी साहब, अहमद शरीफ साहब, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँचे, अगर आप तक कहीं से मेरा ये क्लिप पहुँचे, तो यकीन करें ये नौजवान इस मुल्क का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करें अगर हम सब मिलकर इनको ओन करें। इनकी आवाज़ है, ये 2025 का नौजवान है, इनकी आवाज़ है, बहुत वोकल हैं। ये हमसे सवाल पूछते हैं, हमें इनके सवालों के जवाब देना होंगे, हमें इनको एड्रेस करना होगा, हम इनको दबा नहीं सकते, हम इनको लेबल नहीं कर सकते कुछ भी। मैं बार बार वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अहमद शरीफ साहब, आप, मैं, कोई भी, हमें इनको थोड़ा सा ब्रीदर देना है, इनकी ख्वाहिशात, जायज़ ख्वाहिशात का एहतराम करना है। और बिलीव यू मी, ये पूरी दुनिया के अंदर आपका और मेरा नाम बहुत रोशन करेंगे। वी आर प्राउड ऑफ यू, बट इनको भी एक मौका दीजिए कि कौम इन तमाम नौजवानों के ऊपर भी फ़ख्र कर सके। आपके मुंह से चंद अल्फाज निकले हैं, 2 सतूर निकली हैं आपके मुंह से कि हम मशकूर हैं, हम कई नौजवानों ने कैसे पाकिस्तान का वॉरफेयर में, डिजिटल वॉरफेयर में अपनी जंग लड़ी है और अपना बयानिया बनाया, और कैसे हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है। ज़रा आज सोशल मीडिया उठाकर देखिए कि ये नौजवान कितना इमोशनल है, कि ये इमोशनल पाकिस्तान के लिए है। आप इसको कोई भी लेबल कीजिए, आप उसकी जस्ट बिकॉज की उसकी सिंपथीज़ या उसकी सपोर्ट इमरान खान के लिए है, तो हम इनको एलियनेट नहीं कर सकते, हम इनको नुक्कड़ में नहीं लगा सकते, ये नहीं होंगे। देखिए ये कितना बड़ा एसेट है, ये आपको पिछले 5, 6, 7 दिनों के अंदर आइडिया होगा। इस एसेट को ठीक से इस्तेमाल करते हैं, इनको प्रोडक्टिव साइड देते हैं, इनके राय का एहतराम करते हैं, इनके ओपिनियन का एहतराम करते हैं, इनकी एक दफ़ा बात मान के देखते हैं, इनकी एक दफ़ा सुन के देखते हैं, एक दफ़ा इनके आमने सामने बैठकर लॉजिकल गुफ्तगू करके देखते हैं कि यार बताओ क्या प्रॉब्लम है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है प्रॉब्लम कहाँ पे। वी ऑल नीड टू एक्नॉलेज दैट एंड फिक्स दैट प्रॉब्लम। दे जस्ट वॉन्ट टू बी हर्ड, और जो उनके जायज़ मुतालबात हैं अपने वोट से लेकर आज तक, उन जायज़ मुतालबात को मानना, एंड दैट इज़ इट, एवरीथिंग विल बी जस्ट फाइन। मैं आज ही, हारून रशीद साहब बड़े सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, आज पता चला मुझे 55 ईयर्स के करीब उनका एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के अंदर, माशाल्लाह। एक्सक्यूज़ मी। मैं उनसे सिर्फ ये मोटा सा सवाल पूछ रहा था, मैं कि हारून साहब, चीज़ें बड़ी ख़राब भी हो जाएँ तो कभी ठीक हो जाती हैं। मुझे ना बड़ी खूबसूरत मिसालें थी बहुत सारे मुल्कों की, उनके एक्सपीरियंस भी माशाल्लाह इतना है, और फिर वो बड़े एविड किस्म के रीडर हैं, बहुत पढ़ते हैं हारून रशीद साहब। मुझे कहते हैं यार सब चीज़ें ठीक हो जाती होती हैं, मुल्क गिरते हैं, संभलते हैं, ठीक होते हैं, ख़राब होते हैं, ठीक होते हैं, ख़राब होते हैं। दैट इज़ हाउ नेशंस आर बिल्ट।
अमेरिका की बहुत सारी मिसालें दी कि जब वहाँ पर वो गुलाम रखने का ट्रेंड था, और फिर मुझे उन्होंने बड़े एग्जांपल्स दी, बहुत मुल्कों की एग्जांपल्स दी कि यही इंडिया से स्टार्ट कर लीजिए। इसमें कौन कौन से आए, कहाँ कहाँ से गालिब हुक्मरान आए, इनके ऊपर हुकूमत करके गए इस खित्ते के ऊपर। सो पाकिस्तान तो उस हद तक ख़राब ही नहीं है, वी कैन जस्ट फिक्स इट जस्ट लाइक दैट। जिस तरह आजकल इकट्ठे हैं ऐसे इकट्ठे रहने दें, एंड दैट इज़ इट, ऑल इज़ गुड। इससे अगला पॉइंट मेरे नज़दीक और भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। एक आनी जंगी जुनून के खिलाफ बुनियानो महसूस यानी एक आनी दीवार की तरह खड़े हुए। हम बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों की क़यादत के भी ममनून हैं, जिन्होंने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद होकर अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होने का बेहतरीन मुजाहरा किया। सियासी इख्तलाफ खुद से कोट कर रहे हैं, होते हैं, हर मुल्क में अपोजिशन भी होती है, हुकूमत भी होती है। राना सनाउल्लाह साहब एक्नॉलेज कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं कोई कंप्लेंट नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ खड़ी हुई है। सो दैट्स हाउ इट शुड बी। अब जब किसी भी सियासी जमात तहरीक इंसाफ को कॉर्नर नहीं किया गया, PMLN को सर पे नहीं चढ़ाया गया, पीपल्स पार्टी को कॉर्नर नहीं किया गया, JUIF को सर पे नहीं चढ़ाया गया, MQM को कॉर्नर नहीं किया गया, जमात इस्लामी को सर पे नहीं चढ़ाया गया, क्योंकि ये मुल्क का मामला है। यहाँ पर तमाम सियासी जमातें मुत्तहिद थीं। सबसे पहले इमरान खान साहब का ट्वीट आ गया था इस सारे मामले के ऊपर। मैं कोई अनड्यू क्रेडिट नहीं दे रहा किसी को भी, आई वुड बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट टुडे। मुझे बार बार शिद्दत से इस चीज़ का एहसास है कि वो वक्त है, ये वो अल्लाह पाक ने हमें वक्त दिया है, ये वो लम्हा दिया है कि हम हर बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। हम इसको राह रास्त पे ला सकते हैं। कुछ सहाफ़ी और कुछ कमज़र्फ C कैटेगरी के पॉलिटिशियन, A B को नहीं, C कैटेगरी के पॉलिटिशियन, शायद जिनका मीडिया एक्सपोजर है, शायद जो डिजिटल मीडिया के ऊपर ट्वीट्स करते हैं, शायद जो टॉक शोज़ में बैठते हैं, वो इस मौके को भी ज़ाया कर देंगे और करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ पर भी निफाक डाल रहे हैं। यूथियों ने ये कर दिया, डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये कर दिया। नहीं डालना निफाक। जो फ्रंट फुट वॉरियर थे, जो आसमान में और ज़मीन पर और पानी में आपकी और मेरी जंग लड़ रहे थे इस मुल्क और कौम की, उनको किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। तो इन टाउटों को किस चीज़ का शिकवा है? ये टाउट क्यों थ्रेटन करते हैं मेरे नौजवान को? ये टाउट क्यों थ्रेटन करते हैं एक ऐसी सियासी जमात को कि जो है ही मुहिब्बे वतन है? ये कौन होते हैं किसी से सर्टिफिकेट मांगने वाले कि तुम साबित करो कि तुम मुहिब्बे वतन हो या नहीं? ये टाउट कौन होते हैं? इन टाउटों के उस तसल्लुत से, जो इनका पता नहीं क्या वजह है। आप नफरत किसी से भी कर सकते हो, मुझे बहुत सारे लोगों से बहुत सारी नफरत है, लेकिन जब आप किसी से नफरत कर रहे होते हो, आप इग्नोर करके आगे चले जाते हो, आप उनके ऊपर बात ही नहीं करते हो। मेरे में तो शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों से मुझे नफरत है, ये अल्लाह की तरफ से है। नफरत, मोहब्बत, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, सारे इमोशंस हैं। जिन लोगों से आप नफरत करते हो, आप उन पे वक्त नहीं ज़ाया करते। यू डोंट इवन थिंक अबाउट देम, दे डोंट इवन एग्जिस्ट फॉर यू, यू जस्ट मूव ऑन विद योर लाइफ। पता नहीं कौन लोग हैं ये, सिर्फ ये नहीं देखते कि अपनी नफरत के अंदर कि मुल्क और कौम का किस कदर नुकसान कर रहे होते हैं। ये नफरत कहीं पर भी हो, किसी भी सियासी जमात में हो, चीज़ों को आगे चलने दीजिए, खुदारा चलने दीजिए। अल्लाह ने हमें वक्त दिया है। इस जंग में जहाँ हमारी शहादतें हुई हैं, जहाँ हमारे नुकसान हुए हैं, फाइनेंशियल नुकसान भी हुए हैं, जहाँ पर हमारी स्लीपलेस नाइट्स गई हैं, जहाँ पर हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर अटैक हुआ है, वहीं पर अल्लाह पाक ने हमें गोल्डन चांस दिया सबको इकट्ठा करने। हो जाओ ना यार इकट्ठे। मतलब वो खौफ इस मुल्क के अंदर जिनको आज जिन लोगों ने आपकी जंग लड़ी है, नौजवानों की बात कर रहे हो, इन नौजवानों के अंदर डाले का खौफ क्यों हो? हाँ, मैं एक चीज़ को बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि लिमिट्स होती हैं हर चीज़ के अंदर। बदतमीज़ी, गालम गलोच या उस तरह की चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी मैं आज एक देख रहा था, एक FIR हुई है किसी बच्चे के ऊपर। उसने सवाल सिर्फ ये पूछा हुआ था, अभी ये रिसेंट जब हम पाकिस्तानी फोर्सेज अटैक नहीं कर रही थी और हिंदुस्तान बार बार छेड़खानी कर रहा था, जब तक हमने अटैक नहीं किया था उससे पहले, उस बच्चे ने गालिबन सिर्फ ये लिखा हुआ था कि क्या हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाएं कहीं पर। पता चुक लिया गया। मुझे आज मैं खुलाकर तहरीक इंसाफ के ज़ख्मों के ऊपर मरहम की बात करता हूँ, रीज़न कि आज वो विक्टिम है, आज वो निशाना है। माजी में नून लीग थी उस टाइम के, देख लीजिए मेरे शोज़, देख लीजिए मेरी कमेंट्री, देख लीजिए उसके आके। मेरा मुद्दा सिर्फ वहाँ तक आके रह जाता है कि विक्टिम कौन है। आप इस मुल्क का निज़ाम है, बदलेंगे। उस्मान बुज़दार का सबसे बड़ा क्रिटिक मैं था, सबसे बड़ा उसके ऊपर
उसकी कारकर्दगी के ऊपर मैं सवाल उठाता हूँ। पंजाब में होता था, लाहौर में होता था एट दैट टाइम। एक्सक्यूज मी। अल्लाह ने वक्त दिया है, इसको कैश कीजिए। बड़ा गोल्डन टाइम है, बड़ा गोल्डन टाइम है, लेट्स कैश इट। सर वो जो चाइना की मिसाल ले लेते हैं, आज भी हारून साहब और मैं बैठे हुए बड़ी देर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं चाइना के मॉडल के ऊपर। यार कितनी मेहनती कौम है, कितनी डिसिप्लिन कौम है, वो काम करने हैं ना यार। गुर्बत से निकालते हैं लोगों को, तालीम देते हैं, बेहतरी लेके आते हैं। छड्डो परे लड़ाइयाँ लड़ूइयाँ ये वो, सिर्फ छोड़ दो लोगों को। यार तुम जहाँ वोट डालोगे वहाँ निकलेगा जो तुम्हारे, जिसको तुम पिक करोगे, जिसको तुम चूज करोगे मुल्क के ऊपर हुकूमत वो करेगा। सिर्फ ये करने दो। इस्टेब्लिशमेंट से गुजारिश है, इस्टेब्लिशमेंट से मुखातिब हूँ मैं। सिर्फ जो लोग करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, ये गलत नहीं करेंगे। ये देख लीजिए ना, आपके पास कितनी बड़ी मिसाल है कि ये बच्चे हमसे स्मार्ट हैं, ये बहुत स्मार्ट हैं। ये आपकी 3-4 दिन की जो जंग लगी रही है, 5 दिन, इसके ऊपर इन्होंने आपको लेट डाउन नहीं किया, इन्होंने आपका सर फखर से बुलंद किया। जैसे आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया कौम का, अफवाज पाकिस्तान ने, इन्होंने अफवाज पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया पूरी दुनिया के अंदर। इनका मुकदमा इतने अच्छे तरीके से लड़ा है। किसी भी किस्म के प्रोपेगेंडे को टक करके एक्सपोज, सेकंड में एक्सपोज करते थे हमारे पाकिस्तानी डिजिटल मीडिया के वॉरियर्स। हाँ, आपने शुक्रिया साफियों का भी अदा किया, चलो साड़ी मेहरबानी तुम सानू भी सारा याद रखा, बट एट द सेम टाइम हमारे साफी मुनाफिक भी बहुत। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ मैं देख रहा था, मतलब बूट पॉलिश की एक्सट्रीम, just because you are sitting across DGI's PR and Aurangzeb Saab and Rab Nawaz Saab. Boot polish ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? We have won the war, we know that. We have won the war because of them. Yes, we know that too. And we love them for that this. बूट पॉलिश ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਹਾ ਤੇ ਟੁਰ, घिन आती है अल्लाह की कसम के, मतलब ਕਿਹੜੀ हद ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। कोई ग्रेस होती है, कोई, that's who we are साफी। Anyways, अपना ख्याल रखिएगा। आई होप कि ये पैगाम आप सबका भी, आई एम श्योर कि मैं अभी तर्जुमानी कर रहा हूँ बहुत सारे लोगों की इस इशू के ऊपर, स्पेसिफिक के ऊपर। आई होप एंड आई प्रे कि ये पैगाम दिलों तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।